फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के राज्यों में क्रांति के क्या कारण बताएं अरस्तू ने। ये उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं जब हम लोग अरस्तू के थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशंस को समझ रहे हैं। अरस्तू ने क्रांति या विद्रोह के जो कारण है, हमने पहले ये सीखा था कि उनके कारण क्या थे, क्रांति के कारण क्या थे। आपको बताया गया था सामान्य कारण, विशिष्ट कारण। अब अरस्तू ने ये भी जांच पड़ताल की कि विभिन्न प्रकार के जो राज्य होते हैं उनमें क्रांति के क्या कारण होते हैं। तो अरस्तू ने क्रांति या विद्रोह के कारणों को विभिन्न प्रकार के राज्यों और संविधानों में वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद बताया। तो शोध की जो ये पद्धति अरस्तू ने अपनाई थी, राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक उपागम व ऐतिहासिक तथा निरीक्षणात्मक पद्धति के नाम से जानी जाती है। इस कारण से ही हम अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। अब अरस्तू के द्वारा बताए गए क्रांति या विद्रोह के कारण आज तक भी सही माने जाते हैं। जैसे कि हजारों वर्ष पहले अरस्तू के समय थे, यानी 2500 साल पहले जो अरस्तू ने कारण बताए थे वो लगभग आज भी सही माने जाते हैं। यही उनके एनालिसिस की खासियत है। पहला, जैसे अरस्तू ने बताया था कि लोकतंत्र में जनता के नेता असंयमता की स्थिति में शासक या धनिक वर्ग के खिलाफ लोगों को भड़काकर क्रांति की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो अरस्तू ने यह बताया था कि जो डेमोगॉग्स होते हैं, जो वाग्वीर होते हैं, हमारे नेता जो होते हैं, वो लोकतंत्र में ज़्यादातर क्या होता है कि अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में वो किसी से इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं और रिच लोगों के लिए, धनिक वर्ग के खिलाफ जनता को भड़का सकते हैं। और उस कंडीशन में अगर उनको जनता का भय है, इस नेता को भी और धनिक वर्ग को, तो उस कंडीशन में जब वो जनता के भय में रहते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते हैं। और जब यदि इनको लगेगा कि नहीं, हमें भय नहीं है, तो वो जनता को सहारा लेकर जो वाग्वीर होता है, जो डेमोगॉग होता है, वो धनिक वर्ग के खिलाफ भड़का देता है और भड़का कर, उनकी भावनाओं को भड़का कर, और वो लोकतंत्र की परिस्थिति में क्रांति को उत्पन्न कर लेते हैं। अरस्तू ने इसमें एग्जाम्पल दिया था कि कौस एक महानगर गणराज्य था जहाँ पे लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया था, क्योंकि वहाँ के जो नेता थे उन्होंने अपने दुष्ट चरित्र से, क्योंकि वो उनको कुछ करना था, वो उन्होंने विद्रोह में खड़े हो गए थे और धीरे धीरे उन्होंने जमींदार को और जनता को अपने साथ ले लिया था और फिर उन्होंने वहाँ पे क्रांति को उत्पन्न कर दिया था। अरस्तू ने यह भी बताया कि वर्गतंत्र जो होता है या धनिक तंत्र, ओलिगार्की जो होता है, में क्रांति की स्थिति दो कारणों से होती है। प्रथम, या तो शासकों की तानाशाही हो जाए या उनकी क्रूरता के शासन में विरोध में हो जाए, या वापस सेकंड कारण जो बताया उन्होंने कहा कि वर्गतंत्र के जो शासक हैं उनमें आंतरिक मतभेद हो जाए, तो क्रांति की जो है वो स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ये होता है ओलिगार्की में। तो अरस्तू के अनुसार ये जो क्रांति की स्थितियां हैं वह वर्गतंत्र के अंतर्गत मौजूद दिखाई देती हैं। अरस्तू ने एक तीसरा फॉर्म और देखा था, उसको कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी में कहा था कि वहाँ पे जो लोग शासन में होते हैं वो गुण को आधार बनाते हैं। तो कुलीन लोग के पास शासन की शक्ति रहती है क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो कहते हैं कि हम गुणी हैं और गुण के आधार पर वो सार्वजनिक पदों का उपयोग करते हैं। तो अरस्तू ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर जब कुछ गुणी लोगों का ही अधिकार बन जाता है, क्योंकि गुण समाज में सबके पास मौजूद नहीं होते हैं, वो संख्या में कम होते हैं, तो ऑब्वियसली कम लोगों के पास होने का कारण है कि सार्वजनिक पदों पर कम लोग ही बैठ पाएंगे, सब लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो इस वर्ग को कुलीन तंत्र के, कुलीन शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये जो लोग, कम लोग होते हैं, जो गुणी होते हैं, वो धनिक वर्ग नहीं है, वो लोग गुणी हैं। गुण के आधार पर वो शासन को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जो गुणी हैं वो धनी भी हैं, ऐसा नहीं, धनी लोग अलग भी हो सकते हैं। तो जब यहाँ पर क्रांति की स्थिति तब उत्पन्न होती है
जब बहुसंख्य लोगों को लगता है कि वे भी अपने शासक के समान ही गुणी हैं, तो क्रांति की स्थिति बनती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुणी लोग धनी नहीं हैं, तो धन का आधार नहीं बनता है यहाँ पर कुलीन तंत्र में, यहाँ पे गुण का आधार बनता है। तो बहुसंख्य लोगों को ये लगने लगता है कि ये गुण जो बता रहे हैं कि जिस गुण के आधार पर वो सार्वजनिक पद पर वो बैठे हैं, तो वो गुण मेरे अंदर भी मौजूद है या हम में से बहुत सारे लोगों के पास है, तो हम भी क्यों नहीं उस पद पर बैठे। तो फिर बहुसंख्य लोग जो हैं वो गुणी लोगों के खिलाफ जो है वो मौजूद हो जाते हैं। अरस्तु ने ये भी बताया कि राजतंत्र जो होता है, मोनार्की जो होती है, उसमें शासक जब अत्याचारी होता है तो क्रांति की स्थिति बनती है, या शासक के द्वारा समाज के जो कोई उच्च वर्ग हैं उनकी उपेक्षा करे या उनको असम्मान करे तो क्रांति की स्थिति बनती है। क्योंकि अगर राजा किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति की उपेक्षा करता है, उसको सम्मान नहीं देता है या उसको तिरस्कार करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो व्यक्ति होगा उच्च वर्ग का, वह राजा के खिलाफ षड्यंत्र करेगा और क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अरस्तु ने कहा कि राजतंत्र में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अरस्तु ने ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद कुछ उपाय भी बताए हैं कि क्रांति से कैसे बचा जा सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।